मैक्सम गोर्की की कहानी। सज़ा। तर्जुमा साबिरा जैदी। उस दिन जब ये वाक़या पेश आया, सिरोको अफ्रीका की तरफ से आई हुई मरतूब हवा चल रही थी। एक ख़तरनाक हवा, वो आसाब को ख़राब कर देती है और लोगों को बदमिजाज बना देती है। यही वजह है कि दो गाड़ीबान जियोसेपी चेरोटा और लियोजी मीता आपस में लड़ पड़े। लड़ाई अचानक शुरू हो गई। किसी को मालूम नहीं हुआ कि इसकी इब्तिदा किसकी तरफ से हुई, लेकिन लोगों ने लियोजी को जियोसेपी के ऊपर झपटते और उसका गला दबाने की कोशिश करते हुए देखा, और ये देखा कि जियोसेपी ने अपनी मोटी लाल गर्दन छुपाने के लिए अपना सर झुका लिया है और दो सियाह मुट्ठियां ऊपर उठा ली हैं। उन्हें फौरन अलहदा किया गया। बात क्या है, लोगों ने दरियाफ्त किया। लियोजी ने, जिसका चेहरा मारे तैश के सियाह पड़ गया था, चीख कर कहा, ये बैल एक दफ़ा फिर सबके सामने कहे तो सही जो कुछ इसने मेरी बीवी के बारे में कहा है। चिरोटा ने वहां से जाना चाहा। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों को हिकारत से सुकेड़ लिया और अपना गोल गोल सियाह सर हिला के इस तौहीन को दोहराने से इनकार कर दिया। इस पर मीता जोर से बोला, ये कहता है कि ये मेरी बीवी से बोसो किनार कर चुका है। ओहो, तमाशाई बोले, ये तो मजाक नहीं है, गंभीर मामला है। लियोजी, अपना गुस्सा ठंडा करो। तुम तो यहाँ अजनबी हो, लेकिन तुम्हारी बीवी हम ही में से एक है। हम उसे बचपन से जानते हैं, और अगर उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है तो उसके गुनाह की परछाई हम पर भी पड़ती है। हम इंसाफ से काम लेंगे। फिर वो चिरोटा की तरफ मुड़े। तुमने ये बात कही थी? हाँ, कही थी, उसने एतराफ़ किया। क्या ये सच है? क्या कभी किसी ने मुझे झूठ बोलते सुना है? चिरोटा एक माकूल आदमी था। वो अच्छा बाप और अच्छा शौहर था। ये पूरा मामला बहुत मकरूह था। लोग बहुत परेशान थे और खामोश हो गए थे। लियोजी अपने घर गया और अपनी बीवी कॉन्चिटा से पूछा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ जब तक कि तुम ये साबित ना कर दो कि उस बदमाश का इल्ज़ाम झूठा है। उस वक्त तक मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। वो जाहिर है रोई पीटी, मगर आंसू कोई बात साबित नहीं कर सकते। लियोजी ने उसे धकेल दिया और उसे एक नन्हे बच्चे समेत बिला रोटी कपड़े रुपए पैसे के छोड़कर चलता बना। तब औरतों ने इस मामले में दखल दिया, जिनमें सबसे पहली कातरीना कुंजड़न थी। वो एक लोमड़ी की सी होशियार औरत थी। उसका जिस्म एक पुराने बोरे की तरह था जिसमें गोश्त और हड्डियां भरी हुई हों और जो जगह जगह से बुरी तरह मसला हुआ हो। सेन्योर, कातरीना ने कहा, आप लोगों ने सुन ही लिया है कि इसका किस्सा हम सब की इज्जत व आबरू से ताल्लुक़ रखता है। ये कोई चांदनी रात में एक ज़रा सी हंसी दिल्लगी वाला मामला नहीं है। इस पर दो माओं की तकदीर का इन्हिसार है। ठीक है ना? मैं कॉन्चिटा को अपने साथ ले जाऊंगी और जब तक हमें सच सच बात मालूम ना हो जाए मैं उसे अपने घर रखूंगी। और यही हुआ। और कुछ दिन बाद कातरीना और वो सूखी सहमी चरमराई हुई बुढ़िया लूचिया, जिसकी आवाज़ 3 मील दूर से सुनी जा सकती थी, बेचारे जियोसेपी के पीछे पड़ गईं। उन्होंने उसे बुलाया और उसकी रूह को इस तरह टटोलने लगी जैसे वो कोई पुराना चीथड़ा हो। अच्छा दोस्त, ज़रा ये तो बताओ कि तुमने कॉन्चिटा से कितनी दफ़ा बोसो किनार किया है? मोटे जियोसेपी ने अपने कल्ले फुलाए, कुछ देर सोचा और फिर बोला, 1 दफ़ा। ये तो तुम बगैर सोचे ही कह सकते थे। लूचिया ने गोया अपने आप ही से कहा। यह रात के वक्त हुआ या शाम को या दिन में? कातरीना ने एक मजिस्ट्रेट की तरह जिरा की। जियोसेपी ने बिला तवक्कुफ शाम का इंतखाब किया। उस वक्त तक रोशनी थी? हाँ, उस सादा लौह शख्स ने जवाब दिया। तो तुम उसके जिस्म को देख सकते थे? हाँ, और क्या? अच्छा, तो ज़रा बताओ तो सही वो कैसा है? तब उसने समझा कि इन सवालात का क्या मकसद था और उसने एक गौरैया की तरह मुंह खोल दिया जिसे जौ का दाना खाकर उच्छू हो गया हो। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और इतना गुस्से में भर गया कि उसके बड़े बड़े कान उन्ना भी हो गए। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो? वो गुर्राया। क्या तुम समझती हो मैंने डॉक्टर की तरह उसके जिस्म का मुआयना किया था? ओहो, तो तुम फल खाते हो और उनकी खूबियों पर पसंदीदगी की नज़र नहीं डालते हो? लूचिया ने कहा। लेकिन कुछ भी हो, कॉन्चिटा की किसी एक चीज़ की तरफ तो तुम्हारा ध्यान गया ही होगा। उसने बदबातनी से आंख मारकर उससे पूछा। वो सब कुछ इस कदर जल्दी हो गया? जियोसेपी ने कहा कि कसमिया में कुछ भी नहीं देख सका। तो ये साबित हो गया कि तुमने कभी उससे हमबिस्तरी नहीं की। कातरीना चिल्लाई। वो बड़ी नर्म दिल औरत है, लेकिन जब चाहती है तो बहुत सख्तगीर भी हो सकती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने उसको इस बुरी तरह तजादों की भूल भुलैया में फंसा दिया कि आखिरकार उस शख्स ने अपना अहमकाना सर झुका लिया और एतराफ़ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने यूं ही अदावत में कह दिया था।
बूढ़ी औरतों को जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। हम तो जानते ही थे, उन्होंने कहा, और उसे रुखसत करके उन्होंने इस मामले का इंसाफ मर्दों के लिए छोड़ दिया। अगले दिन हमारी मजदूर सभा की बैठक हुई। चिरोटा एक औरत पर बोहतान बांधने के जुर्म में माखूज था। बूढ़े लोहार जैकोमो फास्का ने बड़ी अच्छी तकरीर की। शहरियों, साथियों, भले मानसों, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ इंसाफ करें तो हमें भी एक दूसरे के साथ इंसाफ से पेश आना चाहिए। सारी दुनिया को दिखा दीजिए कि हम जिस चीज़ का मुतालबा करते हैं उसकी हमारे नज़दीक बड़ी कद्र व कीमत है, और इंसाफ हमारे लिए खोखला लफ्ज़ नहीं है जैसा कि वो हमारे मालिकों के लिए है। यहाँ एक आदमी है जिसने एक औरत पर बोहतान बांधा है, एक साथी की तौहीन की है, एक ख़ानदान को तबाह कर दिया है और अपनी बीवी को रश्क और शर्म की आग में जलने पर मजबूर करके दूसरे ख़ानदान पर मुसीबत लाया है। हमें उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें इस सिलसिले में? 67 जबानों ने बैक वक्त कहा, इसे बिरादरी बाहर कर दिया जाए, लेकिन 15 आदमियों ने कहा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्त सज़ा है, और इस बात पर झगड़ा होने लगा। उन्होंने चीख चीख कर गले बिठा लिए। कुछ भी हो, एक इंसान की तकदीर का फैसला हो रहा था, और सिर्फ एक ही इंसान क्यों, आखिर वो शादीशुदा भी तो था और उसके 3 बच्चे थे। उसके बीवी बच्चों ने कौन सा जुर्म किया था? उसके पास एक मकान, एक अंगूरों का बाग, एक जोड़ी घोड़े और विदेशियों के इस्तेमाल के लिए 4 खच्चर थे, और ये सब कुछ उसने अपने कुव्वते बाजू से हासिल किया था, और उसने बहुत मेहनत की थी। बेचारा जोसीपी शैतान की तरह सियाह एक कोने में अकेला बैठा था। वो कुर्सी पर दुबका हुआ सा बैठा था, उसका सर झुका हुआ था और वो अपने हैट को हाथों में मसल रहा था। उसने हैट का फीता उधेड़ डाला था और अब उसके किनारों को मसल रहा था। उसकी उंगलियां किसी सारंगी नवाज की उंगलियों की तरह रक्सा थीं, और जब उसे पूछा गया कि उसे कुछ कहना है या नहीं तो वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं रहम की दरख्वास्त करता हूँ। हम में से कौन बेगुनाह है? मुझे इस धरती से निकालना जहाँ मैं 30 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ, जहाँ मेरे पुरखों ने अपना पसीना बहाया है, ये बेइंसाफ़ी होगी। औरतों ने भी जिला वतनी की मुखालफत की। आखिर में फास्का ने यह तजवीज़ पेश की, दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे लियोजी की बीवी और बच्चे की कफालत पर मजबूर करें तो ये इसके लिए काफ़ी सज़ा होगी। जितनी लियोजी की आमदनी थी उससे आधी रकम इससे अदा करवाई जाए। और बहुत बहसो मुबाहिसा चला, लेकिन आखिरकार सबने यही तजवीज़ मान ली और जियोसीपी ने महसूस किया कि वो सस्ता छूटा। दरअसल सभी मुतमईन थे। हमने सारे मामले को आपस ही में खंजर या अदालत की मदद के बगैर ही फैसल कर लिया था। सेन्योर, जब वाक़यात को अखबारी ज़बान में बयान किया जाता है जिसमें समझ में आने वाले अल्फाज इतने कम होते हैं जितने एक बूढ़े के मुंह में दांत, तो हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और न ही हमें ये बात अच्छी लगती है कि जज लोग जो हमारे लिए अनजान हैं और जो ज़िंदगी को बहुत ही कम समझते हैं, हमारा जिक्र इस तरह करें जैसे हम वहशी और जंगली हों, और ख़ुद वो मासूम फरिश्ते हों जिन्होंने कभी शराब या मछली नहीं चखी और कभी किसी औरत को हाथ भी नहीं लगाया। हम सीधे साधे आदमी हैं और ज़िंदगी को सादगी ही से देखते हैं। सो ये फ़ैसला हो गया, जियोसीपी चिरोटा लियोजी की बीवी बच्चे के रोटी कपड़े का जिम्मेदार होगा। लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया। जब लियोजी ने सुना कि चिरोटा ने झूठ बोला था और ख़ुद उसकी सेन्योरा मासूम है, और जब उसे इसकी सज़ा के मुतालिक बताया गया तो उसने अपनी बीवी को ख़त लिखकर अपने पास आने के लिए कहा, मेरे पास आ जाओ और एक दफ़ा फिर हम हंसी खुशी साथ रहेंगे। उसने लिखा, उस शख्स से एक पाई भी मत लो, और अगर तुम कुछ रकम ले चुकी हो तो उसे वापस उसके मुंह पर दे मारो। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं की है। मैं कैसे जान सकता था कि वो आदमी मोहब्बत जैसी चीज़ के सिलसिले में भी झूठ बोल सकता है। चिरोटा को भी उसने एक ख़त लिखा, मेरे 3 भाई हैं और हम चारों ने कसम खाई है कि अगर तुम कभी भी इस जजीरे से बाहर निकले और तुमने सोरेंटो, कास्टिलामारी, टोरिया और कहीं भी कदम रखा तो हम तुम्हें एक मेंढे की तरह मार डालेंगे। जूँ ही हमें मालूम होगा कि तुम जजीरे से बाहर निकले हो, हम तुम्हें फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। ये बात याद रखो। ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी ये हकीकत है कि तुम्हारी बिरादरी के लोग भले मानुस और ईमानदार हैं। मेरी सेन्योरा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो सूअर तक तुम्हारी रोटी खाने से इनकार कर देगा। जिंदा रहो, लेकिन जिस वक्त तक मैं तुम्हें इजाज़त ना दूं इस जजीरे से बाहर आने की जुर्रत ना करो। बाज़ लोग कहते हैं कि चिरोटा इस ख़त को हमारे मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि उसकी जान लेने की धमकी की बिना पर लियोजी को जेल भेजा जा सकता है या नहीं, और कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, हाँ हम उसे जेल भेज सकते हैं, लेकिन तब उसके भाई ज़रूर ही तुम्हें मार डालेंगे।
وہ یہاں آئیں گے اور تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ ابھی انتظار کرو، یہ بہتر ہوگا۔ غصہ محبت کی طرح نہیں ہے، وہ بہت دن تک نہیں چلتا۔ ممکن ہے جج نے یہ کہا ہو، وہ ایک نیک دل اور بھلا آدمی ہے اور وہ شاعری بھی اچھی کرتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ چروٹا اس کے پاس خط لے کر گیا ہو۔ نہیں، بنیادی طور پر چروٹا بھلا آدمی ہے اور وہ اس قسم کی بیتوکی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسی حرکت کرے اور اس کے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے تو اس کی اس قدر جگ ہنسائی ہو کہ کچھ حد نہیں۔ سینیور، ہم سیدھے سادے محنت کش ہیں، ہمارا ایک اپنا طریقہ زندگی ہے، اپنے خیالات ہیں اور اپنی رائے ہیں۔ ہمیں حق ہے کہ جس طریقے کو ہم سب سے اچھا سمجھیں اور جس طرح ہمارا دل چاہے اسی طرح زندگی بسر کریں۔ سوشلسٹ؟ میرے دوست، میرا تو خیال ہے کہ ہر مزدور پیدائشی سوشلسٹ ہوتا ہے، اور ہم کتابیں بھلے ہی نہ پڑھیں لیکن سچ کو سونگھنے کے لیے ہماری ناکیں بہت تیز ہیں، کیونکہ سچ میں ہمیشہ مزدوروں کے پسینے کی خوشبو ہوتی ہے۔